Hi everyone, welcome back to the channel Legalese. My name is Aarti and in this video we are going to start part 3 of BSA और इस वीडियो में हम 5 सेक्शन से डील करेंगे जो कि ये सेक्शन नंबर 51 से लेके 55 तक। इसमें हम 2 चैप्टर से डील करेंगे पार्ट 3 के, जो कि है चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 3 बेसिकली हमें ये बताता है कि ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं जिन्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। वहीं पे चैप्टर नंबर 4 जो है वो हमें ओरल एविडेंस के बारे में बताता है। इसमें 2 सेक्शंस आते हैं, सेक्शन नंबर 54 एंड 55। सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 3। सो चैप्टर नंबर 3 में जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन फैक्ट्स के बारे में बताया गया है जिन्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो 2 तरह के ऐसे फैक्ट्स हैं जिन्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट वो जो कि जुडिशियली नोटिसेबल हैं और दूसरे वो फैक्ट्स जो कि ऑलरेडी एडमिट कर लिए गए हैं। सो जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट्स वो हैं जिन पे कोर्ट खुद नोटिस लेगा, जिनके बारे में कोर्ट को नॉलेज है, तो उन्हें आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। और दूसरे वो फैक्ट्स जो कि ऑलरेडी एडमिटेड हैं। So chapter number 3 consists of 3 sections from section number 51 to section number 53. So judicially noticeable facts को हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें बोलता है सेक्शन नंबर 51। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करेंगे कि अगर जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट्स है कौन से, तो ये हमें बताया गया है सेक्शन नंबर 52 में कि जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट्स कौन से हैं। वहीं पे एडमिटेड फैक्ट्स को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें बताया गया है सेक्शन नंबर 53 में। सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन नंबर 52 कि ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं जिन्हें हम जुडिशियली नोटिसेबल मानेंगे। सो सेक्शन नंबर 52 जो है वो टोटल 12 फैक्ट्स के बारे में बात करता है जिन पे कोर्ट जो है वो जुडिशियल नोटिस लेगा। तो पहले फैक्ट है लॉज। जितने भी लॉज हैं इन फोर्स इन इंडिया हैं, इनमें वो लॉज भी इंक्लूड होते हैं जो कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेट करते हैं। तो उन लॉज के ऊपर कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेगा, उन्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आपको लॉज को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ट्रीटीज, अग्रीमेंट्स या फिर कन्वेंशन। जो भी इंडिया इंटरनेशनल ट्रीटीज साइन कर रहा है, अग्रीमेंट्स कर रहा है, कन्वेंशंस कर रहा है विद अदर कंट्री और कंट्रीज, तो उन पे भी कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेगा, उनको आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। फिर आता है कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड लेजिस्लेचर। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग को आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, या फिर लेजिस्लेचर की कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग को आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट भी आ जाएगा और स्टेट लेजिस्लेचर भी आ जाएगा। फिर उसके बाद आती है सील्स। जितनी भी सील्स हैं कोर्ट की, ट्रिब्यूनल्स की, या फिर कोर्ट ऑफ एडमिरलिटी की, या फिर कोर्ट ऑफ मैरीटाइम जुरिस्डिक्शन की सील्स हैं, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के पास सील है जो कि ऑथराइज है उसे यूज करने के लिए बाय कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर पार्लियामेंट के किसी एक्ट से उसे ऑथराइज किया गया है या रेगुलेशन से उसे ऑथराइज किया गया है उस सील को यूज करने के लिए, तो उन सील्स के लिए भी कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेगा, उन्हें आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है पब्लिक ऑफिस। जितने भी पब्लिक ऑफिस हैं उनके नेम्स, टाइटल्स, फंक्शंस एंड सिग्नेचर्स जो कि ऑफिशियल गैजेट में अगर नोटिफाई की गई है उस पब्लिक ऑफिस की अपॉइंटमेंट के बारे में, तो इन सब चीज़ों के बारे में भी कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेगा। फिर उसके बाद आता है एग्जिस्टेंस, टाइटल या फिर नेशनल फ्लैग ऑफ एनी कंट्री और सोवरेन। तो किसी भी कंट्री या सोवरेन की एग्जिस्टेंस के बारे में, टाइटल के बारे में, या फिर उसके नेशनल फ्लैग के बारे में भी कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेगा, अगर उस कंट्री या सोवरेन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया है तो। नेक्स्ट आता है जियोग्राफिकल डिवीजन आ गया, फेस्टिवल्स आ गए, फास्ट आ गए, हॉलीडेज आ गई, डिवीजन ऑफ टाइम आ गया। अगर इन्हें भी ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई किया गया है तो इनके लिए भी कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की, जो कि है द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो आपको कोर्ट में जाके इंडिया की टेरिटरी को प्रूव करने की जरूरत है? तो नहीं, इस पे कोर्ट खुद ही जुडिशियल नोटिस लेगा। फिर उसके बाद आती हैं हॉस्टिलिटीज बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी अदर कंट्री। तो इन हॉस्टिलिटीज, जो भी हॉस्टिलिटीज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच या और दूसरी कंट्री के बीच में, तो इनकी कंटिन्यूंस के बारे में, कमेंसमेंट के बारे में, सब चीज़ें, डिस्चार्ज के बारे में सब जो कोर्ट है उन पे जुडिशियल नोटिस लेगा। फिर आते हैं जितने भी मेंबर्स हैं, ऑफिसर्स हैं कोर्ट के, उनके बारे में कोर्ट को जुडिशियल नोटिस होगा, उन्हें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। एडवोकेट्स के बारे में भी यहाँ पे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है।
फिर आते हैं जितने भी रोड के रूल्स हैं, लैंड के रूल्स हैं या फिर सी के रूल्स हैं, उन पे भी कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेगा, उन्हें प्रूव करने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक हमारे 12 फैक्ट्स कंप्लीट हो गए सेक्शन नंबर 52। सबसेक्शन 1 में जो हमें बताए गए हैं जिनको हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है और कोर्ट उन पे खुद जुडिशियल नोटिस लेगा। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 51 ने हमें ये बताया कि जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट्स को हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, और सेक्शन नंबर 52 हमें ये बताता है कि ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं जिन पे कोर्ट जुडिशियली नोटिस लेगा। तो यहाँ पे आ गया सेक्शन नंबर 52 के 12 फैक्ट्स जिन पे कोर्ट जुडिशियली नोटिस लेगा। अब हम देखेंगे सेक्शन नंबर 52 सबसेक्शन 2। इसमें बेसिकली यही बताया गया है कि जितने भी सबसेक्शन 1 में हमने फैक्ट्स के बारे में बात की है जो कि जुडिशियल नोटिस कोर्ट लेगा जिन पे, तो उनसे रिलेटेड अगर कोई केस है या फिर ऐसा कोई मैटर है जो कि पब्लिक हिस्ट्री से रिलेटेड है, लिटरेचर से, साइंस से, आर्ट से रिलेटेड है, तो इसमें कोर्ट एड ले सकता है, हेल्प ले सकता है अप्रोप्रिएट बुक से या फिर डॉक्यूमेंट्स ऑफ रेफरेंस से। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति खुद कोर्ट को बोल रहा है कि आप इस फैक्ट पे जुडिशियल नोटिस लीजिए, तो यहाँ पे उस व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि उसको वो अप्रोप्रिएट बुक या फिर डॉक्यूमेंट्स ऑफ रेफरेंस प्रोड्यूस करना पड़ेगा कोर्ट में उस चीज का जुडिशियल नोटिस लेने के लिए। लेकिन अगर वो व्यक्ति प्रोड्यूस नहीं करता है अप्रोप्रिएट बुक्स या फिर डॉक्यूमेंट्स ऑफ रेफरेंस, तो कोर्ट इस मैटर को रिफ्यूज कर सकता है। तो यहाँ पे यही बताया गया है सेक्शन नंबर 52 सबसेक्शन 2 में। अब हम देखेंगे सेक्शन नंबर 53। इसमें हमें ये बताया गया है कि वो सभी फैक्ट्स जो कि ऑलरेडी एडमिट कर लिए गए हैं पार्टी के द्वारा, तो उन्हें आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। हमने एडमिशन का पोर्शन पहले भी डील किया था पार्ट 2 में, उसमें भी हमने एडमिशन के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी। लेकिन वहाँ पे जो एडमिशन का पोर्शन है वो सिर्फ सिविल केसेस से डील करता है और क्रिमिनल के लिए स्पेशली कन्फेशन का पोर्शन वहाँ पे दिया गया है। लेकिन ये जो सेक्शन है सेक्शन नंबर 53, ये सिविल एंड क्रिमिनल दोनों तरह के मैटर से डील करता है। तो इसमें हमें ये बताया गया कि जो फैक्ट्स एडमिटेड हैं उन्हें आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिखा गया फैक्ट्स विच पार्टीज अग्री टू एडमिट। कब एडमिट किए हैं उन्होंने? या तो हियरिंग के टाइम पे उन्होंने एडमिट कर लिया फैक्ट, या फिर उन्होंने बिफोर द हियरिंग एडमिट किया है। लेकिन अगर उन्होंने बिफोर द हियरिंग एडमिट किया है तो वो उन्होंने एडमिशन राइटिंग में किया है, तभी उसे यहाँ पे एडमिटेड माना जाएगा। फिर थर्ड यहाँ पे दे रखा है रूल ऑफ प्लीडिंग से अगर ये मान लिया गया है कि उन्होंने फैक्ट्स को एडमिट कर लिया है तो यहाँ पे भी उसे एडमिटेड फैक्ट्स माना जाएगा। रूल ऑफ प्लीडिंग का यहाँ पे क्या मतलब होगा? जैसे कि आप सीपीसी में पढ़ते हो कि आपको कोई भी प्लेंट में अगर आप पे जो इश्यूज फाइल किए गए हैं, जो भी एलिगेशंस आप पे लगी हैं, तो रिटन स्टेटमेंट में आपको स्पेसिफिकली एक एक पॉइंट पे आपको डिनाई करना पड़ेगा। अगर आपने कोई चीज पे भी डिनाई नहीं किया करोगे तो वहां पे कोर्ट मान लेगा कि यहाँ पे आपने इस फैक्ट को एडमिट कर लिया है, तो इसे ही बोलते हैं डीम्ड एडमिशन। तो ये होता है रूल ऑफ प्लीडिंग में अगर आपने कोई डिफेक्ट कर दिया है तो उसे डीम्ड एडमिशन मान लिया जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट ये बताते हैं। तो यहाँ पे तीन चीज हमने पढ़ी कि या तो कोई पार्टी हियरिंग के टाइम पे एडमिट कर रही है कोई फैक्ट, या फिर बिफोर द हियरिंग वो एडमिट कर रही है लेकिन राइटिंग में कर रही है तो उसे एडमिटेड फैक्ट्स माना जाएगा। थर्ड चीज हमने यहाँ पे देखी कि रूल ऑफ प्लीडिंग से अगर कोई फैक्ट को डीम्ड एडमिशन मान लिया गया है तो उसे भी हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो ये तीन चीजें हमने यहाँ पे सेक्शन नंबर 53 में पढ़ी। अब हम सेक्शन नंबर 53 के बारे में कुछ और चीजें पढ़ेंगे। यहाँ पे दिया गया है कोर्ट हैज टू ट्राई द क्वेश्चन ऑन विच द पार्टीज आर एट इशू एंड नोट ऑन दोज ऑन विच दे हैव अग्रीड। अगर पार्टीज ने कोई फैक्ट्स को ऑलरेडी एडमिट कर लिया है तो कोर्ट को उस पर अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट को उन चीजों पे डील करना चाहिए जिन पे क्वेश्चन उठ रहे हैं पार्टीज के बीच में। तो ये बताया गया इसी पॉइंट में। फिर आता है फॉर्मल एडमिशंस आर डिस्कस्ड इन सेक्शन नंबर 53। जब हमने पार्ट 2 में एडमिशन का पोर्शन पढ़ा था वहां पे हमने दो तरह के एडमिशंस देखे थे। फॉर्मल एडमिशंस जो कि कोर्ट में आप दे रहे हो, ट्रायल के थ्रू आप जो है वो ड्यूरिंग ट्रायल आप कोई एडमिशन दे रहे हो तो उसे हम फॉर्मल एडमिशन बोलते हैं। और दूसरे एडमिशन थे इनफॉर्मल एडमिशन, जो कि आउट ऑफ कोर्ट आप किसी और के सामने, किसी थर्ड पार्टी के सामने आप कोई चीज एडमिट कर रहे हो
तो वो हो जाता है इनफॉर्मल एडमिशन। तो लेकिन सेक्शन नंबर 53 जो है वो फॉर्मल एडमिशन की बात करता है। हमने जैसे कि लास्ट स्लाइड में 3 चीजें पढ़ी कि एट हियरिंग आप दे रहे हो एडमिशन, या फिर बिफोर द हियरिंग राइटिंग में आप एडमिशन दे रहे हो कोर्ट को, या फिर तीसरी चीज हमने पढ़ी रूल ऑफ प्लीडिंग में आपकी कोई डीम्ड एडमिशन मान लिया गया है तो वहां पे भी आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है उस फैक्ट को। तो यहाँ पे बताया गया सेक्शन नंबर 53 में आपको सिर्फ फॉर्मल एडमिशन से ही डील करना है। तो यहाँ पे दिया गया फॉर्मल एडमिशंस आर डिस्कस्ड इन सेक्शन नंबर 53, दैट इज एडमिशंस ड्यूरिंग ट्रायल ईदर एट और बिफोर द हियरिंग। तो यहाँ पे ये बताया गया ड्यूरिंग ट्रायल अगर आप कोई एडमिशन दे रहे हो ईदर एट और बिफोर द हियरिंग, जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ लिया है, यही यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है एडमिशन मेड बाय एजेंट इज इक्वली बाइंडिंग। अगर एडमिशन एजेंट के द्वारा दिया जा रहा है तो उसे भी इक्वली बाइंडिंग ही माना जाएगा। अगर आप सेक्शन पढ़ोगे प्रॉपरली बेयर एक्ट में, उसमें भी एजेंट वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, तो उसी के बारे में ये पॉइंट बात करता है। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 53 अप्लाइज टू बोथ सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग। इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि जो पार्ट 2 में हमने एडमिशन पढ़ा था वो सिविल मैटर से ही डील करता था और क्रिमिनल के लिए वहां पे स्पेशली कन्फेशन का पोर्शन हमें दिया गया है। लेकिन सेक्शन नंबर 53 जो है वो सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग दोनों से ही डील करता है। फिर आगे लिखा गया इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोर्ट कैन आस्क प्रोसिक्यूशन टू प्रूव इट अदरवाइज एज वेल। तो यहाँ पे ये बताया गया, ये हमें प्रोविजन दे रखा है इस सेक्शन का कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में कोर्ट अगर चाहे तो कोर्ट का ये डिस्क्रिशन हो सकता है कि वो एडमिशन होने के बाद भी प्रोसिक्यूशन को बोल सकता है उस फैक्ट को प्रूव करने के लिए। तो ये कोर्ट का यहाँ पे डिस्क्रिशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेक्शन नंबर 53 हैज नो एप्लीकेशन टू डिवोर्स एंड प्रोबेट केसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार पूछा भी गया है। तो सेक्शन नंबर 53 जो है वो डिवोर्स और प्रोबेट केसेस पे अप्लाई नहीं होता है, ये आप याद रखना अच्छे से। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाता है चैप्टर नंबर 3। सो अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 जो कि ओरल एविडेंस के बारे में बात करता है। इसमें टोटल 2 सेक्शंस आते हैं, सेक्शन नंबर 54 एंड 55। सो सेक्शन नंबर 54 जो है वो हमें ये बताता है कि ओरल एविडेंस जो है वो आप किन फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए दे सकते हो। सो किन फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए आप ओरल एविडेंस दे सकते हो, ये हमें बताता है सेक्शन नंबर 54। और वहीं पे सेक्शन नंबर 55 की बात करें तो उसमें बताता है कि ओरल एविडेंस टू बी डायरेक्ट, कि ओरल एविडेंस डायरेक्ट होना चाहिए, ये हमें बताता है सेक्शन नंबर 55। सो सेक्शन नंबर 54 में दिया गया कि सभी फैक्ट्स के लिए आप ओरल एविडेंस दे सकते हो, मतलब सभी फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए आप ओरल एविडेंस दे सकते हो, एक्सेप्ट, इसका एक ही एक्सेप्शन है, द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स को प्रूव करने के लिए आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकते हो, इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही देना पड़ेगा, जो कि हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 54 बेसिकली हमें ये बताते हैं कि किसी भी फैक्ट को प्रूव करने के लिए आप ओरल एविडेंस दे सकते हो, लेकिन एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन है द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। और अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 55 पे। सो सेक्शन नंबर 55 जो है वो ये बताते हैं कि ओरल एविडेंस टू बी डायरेक्ट। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट का क्या मतलब है, अगर आपको याद हो तो हमने फर्स्ट क्लास जो है इस सीरीज की, उसमें 3 फंडामेंटल्स या फिर 3 प्रिंसिपल्स हमने देखे थे एविडेंस के। तो 3 प्रिंसिपल्स क्या थे, उसमें फर्स्ट था बेस्ट एविडेंस रूल, बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन। तो यहाँ पे बेस्ट एविडेंस का जो रूल है वही यहाँ पे अप्लाई किया गया है कि ओरल एविडेंस जो है वो डायरेक्ट होने चाहिए। यहाँ पे डायरेक्ट का क्या मतलब है, तो डायरेक्ट का मतलब है कि अगर कोई ऐसा फैक्ट है जो कि देखा जा सकता था, तो यहाँ पे वो फैक्ट को आप प्रूव कर रहे हो जो कि देखा जा सकता था, तो एविडेंस कौन दे सकता है, ओरल एविडेंस कौन दे सकता है उस फैक्ट के, वो व्यक्ति जिसने वो होते हुए खुद देखा है, जिस व्यक्ति ने उसे खुद देखा है होते हुए, वो उस चीज का ओरल एविडेंस दे सकता है। कोई और तीसरा व्यक्ति उस चीज के बारे में आके कोर्ट में कोई एविडेंस नहीं दे सकता, ओरल एविडेंस नहीं दे सकता। सेकेंड चीज यहाँ पे बोली गई अ फैक्ट विच कुड बी हर्ड। अगर कोई ऐसा फैक्ट प्रूव करने जा रहे हो या फिर ऐसे फैक्ट पे आप ओरल एविडेंस दे रहे हो जो कि सुना जा सकता है, तो यहाँ पे ओरल एविडेंस वही व्यक्ति दे सकता है जिसने वो फैक्ट सुना है, जिसने वो चीजें सुनी है, वो ही उस चीज का ओरल एविडेंस दे सकते हैं।
तीसरी चीज यहाँ पे बोली गई, अ फैक्ट विच कुड बी परसीव्ड बाय सेंसेस और इन एनी अदर मैनर। तो यहाँ पे बोला गया कि अगर आप उन फैक्ट्स के लिए ओरल एविडेंस दे सकते हो जो कि परसीव की जा सकती है सेंसेस से या फिर किसी और मैनर में, तो यहाँ पे बोला गया हु सेज ही परसीव्ड इट। तो यहाँ पे वो व्यक्ति ओरल एविडेंस दे सकता है जिसने वो परसीव की है सेंसेस या फिर किसी अदर मैनर में उसने वो चीजें परसीव की हैं, तो वो उसे उसके लिए ओरल एविडेंस दे सकता है। और फोर्थ चीज यहाँ पे आ जाती है एन ओपिनियन और ग्राउंड्स। तो अगर कोई ओपिनियन है या कोई ग्राउंड है तो उनके लिए अगर आप ओरल एविडेंस दे रहे हो तो यहाँ पे वो व्यक्ति ओरल एविडेंस देगा जो कि वो ओपिनियन होल्ड करता है या फिर उस ओपिनियन के जो ग्राउंड्स हैं उनके लिए वो ही ओरल एविडेंस दे सकता है जो कि उसे होल्ड करता है। तो यहाँ पे चार चीजों के बारे में बात की, उन फैक्ट्स के बारे में जो कि देखे जा सकते हैं तो वो व्यक्ति ओरल एविडेंस देगा जिसने उसे देखा है, जिसने उन फैक्ट्स को होते हुए देखा है। दूसरा चीज, जिन चीजों को सुना जा सकता है उनके लिए अगर कोई ओरल एविडेंस दे रहा है तो वो ओरल एविडेंस वही व्यक्ति दे सकता है जिसने वो चीजें सुनी है। तीसरी चीज वो आ गई वो फैक्ट्स जिन्हें की सेंसेस से परसीव किया जा सकता है, तो यहाँ पे वो व्यक्ति ओरल एविडेंस देगा जिसने वो चीजें परसीव की हैं बाय सेंसेस। फोर्थ चीज यहाँ पे आया कि अगर कोई ओपिनियन या ग्राउंड यहाँ पे ग्राउंड से रिलेटेड यहाँ पे ओरल एविडेंस दिया जा रहा है तो यहाँ पे वो व्यक्ति ही ओरल एविडेंस दे सकता है जो कि उन ओपिनियन को या उन ओपिनियन के ग्राउंड्स को होल्ड करता है, खुद होल्ड करता है। तो यहाँ पे चार चीजें हमने पढ़ी। तो यहाँ पे बेस्ट एविडेंस रूल आप अप्लाई करेंगे, यहाँ पे बोला गया ओरल एविडेंस टू बी डायरेक्ट। तो ये बताया गया है सेक्शन नंबर 55 में। अब हम इसके कुछ प्रोविजंस देखेंगे। तो फर्स्ट प्रोवाइजो इस सेक्शन का हमें ये बताता है कि अगर कोई एक्सपर्ट का ओपिनियन है और वो ओपिनियन किसी ट्रीटी में एक्सप्रेस किया गया है और वो जो ट्रीटी है वो सेल के लिए ऑफर की गई है, पब्लिक सेल के लिए, और उस ट्रीटी में उस ओपिनियन को एक्सप्रेस किया गया है, तो वो व्यक्ति उस ट्रीटी को प्रोड्यूस कर सकता है कोर्ट में उस ओपिनियन को प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे उस ट्रीटी को प्रोड्यूस कब करेगा वो व्यक्ति प्रूव करने के लिए, जब ऑथर जो है वो या तो डेड हो गया होगा या फिर कैन नॉट बी फाउंड और बिकम इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस और कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ विटनेस विदाउट एन अमाउंट ऑफ डिले और एक्सपेंस। तो यहाँ पे ये चार चीजें वही आगे जो हमने सेक्शन नंबर 26 में पढ़ी थी। तो यहाँ पे बेसिकली यही बताया गया कि अगर आपको कोई एक्सपर्ट का ओपिनियन प्रूव करना है कोर्ट में, तो कोर्ट बोलेगा कि इस ओपिनियन को प्रूव कीजिए, तो आप वो ट्रीटी लेके आएंगे जिसमें वो ओपिनियन बताया गया है। तो वो ट्रीटी आप प्रोड्यूस करेंगे कोर्ट में उस ओपिनियन को प्रूव करने के लिए। तो वो ट्रीटी कब प्रोड्यूस करी जाएगी, कब उसे रेलेवेंट माना जाएगा, जब जो ऑथर है वो डेड है या फिर मिल नहीं पा रहा है, कैन नॉट बी फाउंड, या फिर वो इनकेपेबल हो गया है एविडेंस देने के लिए, या फिर विदाउट एन अमाउंट ऑफ डिले और एक्सपेंस आप उसे नहीं बुला सकते हो कोर्ट में। तो ये चार चीजें जब है तब आप वो ट्रीटी प्रोड्यूस कर सकते हो कोर्ट में उस ओपिनियन को प्रूव करने के लिए। ये बताया गया फर्स्ट प्रोवाइजो में। और सेकंड प्रोवाइजो हमें बेसिकली मटेरियल थिंग्स के बारे में बताते हैं कि अगर आप किसी मटेरियल थिंग के बारे में ओरल एविडेंस दे रहे हो तो कोर्ट आपको बोलेगा कि आप यहाँ पे ओरल एविडेंस मत दीजिए, आप वो मटेरियल थिंग खुद लेके आइए। यहाँ पे मटेरियल थिंग जो है वो डॉक्यूमेंट नहीं है, यहाँ पे अदर देन डॉक्यूमेंट स्पेशली लिखा गया है। तो यहाँ पे मटेरियल थिंग वो चीजें डॉक्यूमेंट इंक्लूड नहीं होता है मटेरियल थिंग में। मटेरियल थिंग में आ गया कि जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट आपको वहां पे मिला, जैसे कि रोड मिल गई या फिर खून से लिपटी हुई कोई टी शर्ट मिल गई, तो कोर्ट बोलेगा कि आप वो चीजें कोर्ट में खुद प्रोड्यूस कीजिए, ना कि आप ओरल एविडेंस दीजिए। अगर आपने बोला कि हाँ मैंने ये चीज देखी वहां पे, तो कोर्ट बोलेगा कि ये सब मटेरियल थिंग्स जो है ये आप कोर्ट में प्रोड्यूस कीजिए अगर आपको इन्हें प्रूव करना है तो प्रोवाइजो 2 हमें ये बताता है, इफ ओरल एविडेंस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस और कंडीशन ऑफ एनी मटेरियल थिंग अदर देन अ डॉक्यूमेंट द कोर्ट में रिक्वायर द प्रोडक्शन ऑफ सच मटेरियल थिंग। तो यहाँ पे स्पेशली लिखा गया है कि कोर्ट उसे प्रोड्यूस करने के लिए बोल सकता है उसकी इंस्पेक्शन के लिए। तो ये हमें बताता है प्रोवाइजो नंबर 2। सो यहाँ तक हमारे 5 सेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं जिसमें हमने चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 से डील किया। और इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो डाउट अपना। और थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड फॉर मोर वीडियोज स्टे कनेक्टेड टू दिस चैनल। थैंक यू।